नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मेरा नाम है श्रुति जोशी। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एक साथ तीनों सेनाओं की मिलिट्री एक्सरसाइज, पाक की सरहद पर हुआ युद्धाभ्यास। यूपी बार काउंसिल चुनाव की तारीख घोषित, 14 नवंबर से होंगे नामांकन शुरू। कुल 25 पदों के लिए होगा चुनाव। खगड़िया में तेजस्वी की सभा रद्द, बोले ये तानाशाही, शाह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के चलते नहीं मिल पाई परमिशन। FATF ने चेताया, उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार अभी भी ब्लैकलिस्ट में। ये देश आतंक फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में विफल रहे। संसद हमले के बाद युद्ध के कगार पर थे भारत पाकिस्तान, CIA के एक्स अफसर ने किया खुलासा। अब खबरें विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना साझा युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। त्रिशूल नाम की इस एक्सरसाइज को पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान और गुजरात सेक्टर में आयोजित किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज को 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस एक्सरसाइज को लेकर भारत ने नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है ताकि युद्धाभ्यास के दौरान एयर स्पेस में किसी तरह का उल्लंघन ना हो। हाल के वर्षों में यह पहली बार है कि पश्चिमी सीमा पर भारत की ट्राई सर्विस यानी सेना के तीनों अंगों की साझा एक्सरसाइज की जा रही है। ये एक्सरसाइज ऐसे समय में हो रही है जब शुक्रवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय सेना के थल सेना के 3 दिवसीय कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के लंबे समय से प्रतीक्षित चुनाव की तारीख आखिरकार तय हो गई है। चुनाव अधिकारी और सचिव राम किशोर शुक्ल ने सत्र 2025-26 के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके तहत नामांकन की प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू होकर 19 नवंबर तक चलेगी। कुल 25 पदों के लिए चुनाव होना है। नामांकन पत्र महर्षि दयानंद मार्ग स्थित बार काउंसिल कार्यालय प्रयागराज के लिए जाएंगे। इसके बाद 20 और 21 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। जो उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहेंगे वे 26 नवंबर शाम 5 बजे तक ऐसा कर सकेंगे। प्रत्याशियों की अंतिम सूची 27 नवंबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान इस बार 1.5 लाख रुपए नकद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में सुरक्षा राशि जमा करानी होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की शनिवार को खगड़िया में होने वाली रैली रद्द हो गई है। तेजस्वी ने इसे तानाशाही करार दिया है। दरअसल जिला प्रशासन ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन नहीं दी। शाह की भी आज खगड़िया, मुंगेर और बिहार शरीफ में आम सभाएं होनी है। उधर आरजेडी ने तेजस्वी के पोस्टर लगाए, इनमें उन्हें बिहार का नायक बताया गया। इस पर पप्पू यादव ने बताया, मैं बिहार का बेटा हूं, एक सेवक हूं, हमेशा बेटा और सेवक ही बना रहूंगा, मुझे नायक बनने की कोई इच्छा नहीं है। इस बीच तेजस्वी की खगड़िया में होने वाली रैली रद्द कर दी है। जिला प्रशासन ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन नहीं दी। उधर पैसे बांटने को लेकर पप्पू यादव को इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा है। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में कहा कि बिहार में त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था नहीं बल्कि घर लौटना भी है। लेकिन अब घर लौटना संघर्ष बन चुका है। बिहार जाने वाले ट्रेनें ठसाठस भरी है, टिकट मिलना मुश्किल है। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार अब भी उच्च जोखिम वाले देश हैं। ये देश न सिर्फ अपने यहाँ आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानूनों को लागू करने में विफल रहे हैं बल्कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए भी खतरा बने हुए हैं। FATF ने कहा है कि इन देशों को ब्लैकलिस्ट से हटाना उनका किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं देता और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को इनके साथ सावधानी बरतनी होगी। ब्लैकलिस्ट में रहने का मतलब यह है कि वित्तीय संस्थान इन देशों के साथ अपने लेन देन और संसाधनों का उपयोग सीमित करें ताकि इन देशों पर FATF मानकों के अनुसार सुधार करने का दबाव बढ़े। FATF लगातार अपनी लिस्ट की समीक्षा करता है, लेकिन तीनों देश लगातार उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में शामिल हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाको ने खुलासा किया है कि 2002 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के बेहद करीब थे। यह स्थिति दिसंबर 2001 में संसद हमले और उसके बाद शुरू हुए ऑपरेशन पराक्रम के दौरान बनी थी। उन्होंने बताया कि अमेरिकी खुफिया तंत्र को उस वक्त इतना गंभीर खतरा महसूस हुआ कि इस्लामाबाद में तैनात अमेरिकी अधिकारियों के परिवारों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया। न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में
किरियाको ने बताया, हम मान चुके थे कि भारत और पाकिस्तान युद्ध करने जा रहे हैं। हमने अपने परिवारों को इस्लामाबाद से निकाल लिया था। हमें पूरा यकीन था कि भारत और पाकिस्तान युद्ध करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालात इतने तनावपूर्ण थे कि उस समय अमेरिकी उप विदेश मंत्री को लगातार दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच आना जाना पड़ा ताकि दोनों देशों के बीच समझौता हो सके और युद्ध टल जाए। किरियाको के मुताबिक 9/11 के बाद अमेरिका पूरी तरह अल-कायदा और अफगानिस्तान पर केंद्रित था। इसी वजह से भारत के सुरक्षा हितों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अक्टूबर 2022 में उसे ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि अब आतंकवादियों को फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग करने की छूट मिल गई है। एफएटीएफ ने साफ कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ सतत निगरानी जारी रहेगी। हाल ही में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ई वॉलेट्स के जरिए फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार इजी पैसा और सदापे जैसे डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल मसूद अजहर और उनके परिवार के खातों में पैसे जमा करने के लिए किया जा रहा है। एफएटीएफ के मुताबिक आतंकी अब अपने परिवार के सदस्यों का सहारा लेते हैं। वे महिलाओं के नाम पर अकाउंट बनाते हैं ताकि एक ही अकाउंट में ज्यादा पैसा न जमा हो और बड़ी रकम धीरे धीरे इकट्ठी करके आतंकियों के नए कैंप बनाने में इस्तेमाल की जा सके। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सामूहिक बलात्कार की शिकार एक महिला जूनियर डॉक्टर शुक्रवार 24 अक्टूबर को शिनाख्त परेड में शामिल हुई, जहां आरोपिया का मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उससे आमना सामना कराया गया। गिरफ्तार किए गए 6 लोगों में से 5 को निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा के सामने लाया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि छात्रा के साथ उसकी मां भी थी और बाद में उसने मजिस्ट्रेट के सामने अपनी गवाही दर्ज कराई। गिरफ्तार किया गया 6ठा व्यक्ति छात्रा का एक सहपाठी है, जिसके साथ वह 10 अक्टूबर को घटना के समय रात के खाने पर गई थी। शिखानत के लिए नहीं लाया गया था जिसे अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राजीव सरकार और मामले के जांच अधिकारी दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक चली इस प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा, कड़ी सुरक्षा के बीच पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले हॉस्पिटल से एक बड़ी लापरवाही की घटना सामने आई है। जिला अस्पताल में एक महिला के ऑपरेशन के बाद उसके पेट में डॉक्टर द्वारा पट्टी छोड़ने की शिकायत सामने आई है। जब महिला को पेट में दर्द होने लगा तो वो वापस अस्पताल गई तो उसे धमकाया गया, लेकिन इस तरह की बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं एक बार फिर सरकारी अस्पताल पर सवालिया निशाना जरूर लगा रही है। बाराबंकी जिला अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक महिला के पेट में 5 महीने तक पट्टी का गोला रह जाने का मामला आने के बाद लोगों को यह घटना सोचने पर मजबूर कर रही है। जानकारी के अनुसार पेट दर्द होने पर महिला को बृहस्पतिवार को एक निजी अस्पताल में दूरबीन विधि से ऑपरेशन कर पट्टी निकाली गई। नवी मुंबई के पनवेल उप जिला अस्पताल में डेड बॉडी एक्सचेंज होने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिससे 2 परिवारों के बीच विवाद खड़ा हो गया। यह मामला तब शुरू हुआ जब सुशांत मल्लम के परिवार ने अस्पताल पहुंचकर देखा कि वह उनके बेटे का शव नहीं है। जांच करने पर पता चला कि सुशांत का शव बिशाना रावत के परिजन ले गए थे, जिन्होंने कथित तौर पर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। स्वास्थ्य अधिकारी अशोक गीते ने बताया कि 20 अक्टूबर को खारघर के सुशांत मल्लम और न्यू पनवेल के सुरक्षा रक्षक बिशना रावत दोनों ने आत्महत्या की थी। दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए लाए गए थे। चिकित्सकों ने बिशना रावत के परिजनों को शव ले जाने को कहा। रावत ने परिजनों ने वीडियो के सामने शव की पहचान की और सुशांत मल्लम का शव लेकर चले गए। सुशांत के परिजन नेपाल में होने के कारण 4 दिन बाद अस्पताल पहुंचे और शव को पहचानने से इनकार कर दिया। अलवर जिले की शिवाजी पार्क पुलिस ने अपहरण कर अश्लील वीडियो फोटो बना बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 30 लाख रुपए की मांग करने के आरोप में एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह पहले भी ऐसे वारदातों को अंजाम दे चुका है। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि बुधवार 22 अक्टूबर को महिला आरोपी शहरूना ने एक डॉक्टर को इलाज के बहाने अपने घर पर बुलाया। डॉक्टर जैसे ही आरटीओ ऑफिस के पास महिला के बताए पते पर पहुंचा, वहां एक जाल में उसे फंसाया गया। महिला के साथ मिलकर वसीम खान उर्फ मूसा और प्रियांश चौधरी उर्फ गोदू ने उसे जबरन बंधक बना लिया। छठ पर्व को लेकर सूरत शहर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल चरम पर है। जहांगीरपुरा स्थित इस्कॉन मंदिर घाट के ताप्ती नदी किनारे श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर छठी मैया की पूजा अर्चना की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसे इस्कॉन मंदिर घाट पर शनिवार से ही श्रद्धालु छठी मैया की आराधना की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं श्रद्धालु भक्त मिलकर घाट की सफाई की और पूजा अर्चना के लिए पारंपरिक मिट्टी की वेदियां बनाई। पूरे घाट क्षेत्र में भक्ति और उल्लास का वातावरण देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं ने बताया कि रविवार की शाम को संध्या अर्घ्य और
सोमवार की सुबह उषा अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। छठ पूर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का महापर्व है, जिसमें व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखकर परिवार की सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना करती है। बिहार विकास परिषद के कार्यकर्ताओं की ओर से श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे जल व्यवस्था, घाट की रोशनी और सुरक्षा प्रबंध। वहीं सूरत महानगर पालिका की तरफ से भी घाटों पर सफाई, लाइटिंग और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सूरत प्रशासन ने शहर के प्रमुख घाटों पर आपातकालीन सेवाओं की तैनाती की है, ताकि व्रती और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य बाल बाल सड़क हादसे में बच गई। शुक्रवार रात उनकी कार फिरोजाबाद जनपद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के 56 माइल स्टोन के पास एक ट्रक से टकरा गई, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। सूचना के बाद मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स पहुंच गई और हालात को संभाला। खबर के मुताबिक शुक्रवार की रात को उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य लखनऊ से आगरा लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में उनकी फॉर्च्यूनर कार ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि मंत्री इस हादसे में सुरक्षित हैं। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7वें वेतन आयोग के राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही बढ़े हुए महंगाई भत्ते देने का ऐलान किया था, और अब योगी सरकार ने 5वें और 6वें वेतनमान के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इन कर्मियों को अक्टूबर से बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत 5वें वेतनमान कर्मियों के डीए में 8% बढ़ाया गया है। इनका डीएम जो अब तक 466% था, उसे बढ़ाकर अब 474% कर दिया गया है। वहीं 6वें वेतनमान वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 5% तक बढ़ा दिया गया है। इन कर्मियों का महंगाई भत्ता अब तक जो 252% तक था, उसे बढ़ाकर 247% तक कर दिया गया है। बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर बहस तेज हो गई है। मुस्लिम समुदाय की तरफ से उनकी जनसंख्या को देखते हुए भागीदारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी ने अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान के फैसले की याद दिलाते हुए महागठबंधन पर सवाल उठाए हैं। चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर एलजेपी संस्थापक और अपने पिता के फैसले का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, 2005 में मेरे पिता स्व रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। चिराग पासवान ने कहा, राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, न उप मुख्यमंत्री देने को तैयार है। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना लोधा के गांव बुलाकगढ़ी में ग्रामीणों के बीच शनिवार की सुबह उस वक्त तनाव का माहौल पैदा हो गया जब अराजक तत्वों ने इलाके का माहौल खराब करने के चलते मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिख दिए। मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे हुए देख ग्रामीणों में आक्रोश पनप गया और सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी समेत इलाका थाना अध्यक्ष भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मंदिर की दीवारों पर लिखे गए आई लव मोहम्मद के स्लोगन को मिटवाते हुए दीवारों को साफ कर दिया है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों को चिन्हित करने की कोशिश करते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रयागराज के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम पत्रकार LN सिंह उर्फ पप्पू की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई। हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य हमलावर विशाल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस मुठभेड़ में आरोपी विशाल के दोनों पैरों में 3 गोलियां लगी हैं। उसे इलाज के लिए SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अजय पाल शर्मा के मुताबिक एक दिन पहले पत्रकार LN सिंह का किसी बात को लेकर आरोपी विशाल के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने खुलदाबाद से चाकू खरीदकर अपने साथियों के साथ मिलकर LN सिंह पर जानलेवा हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। प्रयागराज की संगम नगरी का एक युवक सऊदी अरब में मुश्किल हालात में फंस गया है। विदेश की धरती से उसने एक वीडियो जारी कर भारत लौटने की गुहार लगाई है। युवक का नाम अंकित भारतीय उर्फ इंद्रजीत है, जो कमाई के उद्देश्य से सऊदी अरब की राजधानी रियाद गया था। इंद्रजीत ने सोशल मीडिया के जरिए अपने देश लौटने की अपील की है। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वतन वापसी में मदद की मांग की है।
इंद्रजीत मूल रूप से इंडिया तहसील के सराय ममरेज थाना क्षेत्र के शेखपुर छतोना गांव का निवासी है। उसके पिता जयप्रकाश भारतीय मिस्त्री का काम करते हैं। दो भाइयों में वह बड़ा है, जबकि छोटा भाई रजित घर पर रहता है। इंद्रजीत का आरोप है कि उसके कफील स्पॉन्सर ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया है। उसके मुताबिक चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान है और वह पूरी तरह अकेला पड़ गया है। उसने बताया कि जिस काम का वादा किया गया था उसकी जगह उसे रेगिस्तान में ऊंट चराने का काम दिया गया है। महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अब लगाम लगाई जाएगी। घुसपैठ रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने बांग्लादेशियों की ब्लैक लिस्ट तैयार करने और राशन कार्डों का सत्यापन करने के लिए निर्देश दिए हैं। नए राशन कार्डों के लिए भी नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। राज्य में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न सुरक्षा खतरों को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के मुद्दे पर आंतरिक विचार मंथन सत्र आयोजित करने और एटीएस के उपायों की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत पाक सीमा के पास लोंगेवाला बॉर्डर पर भारतीय सेना की एलिट यूनिट भैरव कमांडोज ने ऑपरेशन थार शक्ति 2025 में अपने शौर्य और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इस युद्धाभ्यास में भैरव कमांडोज के साथ साथ इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मी एयर डिफेंस यूनिट्स ने भी हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने लगाने वाली डोज दे दी है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई हिमाकत की तो इस बार पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ऑपरेशन थार शक्ति में भारतीय सेना ने टैंक कॉलम की मूवमेंट, तोपों से गोलीबारी और थल सेना को एयर सपोर्ट देने जैसे ऑपरेशनों का अभ्यास किया। आर्मी एयर डिफेंस की टीम ने कामिकाज़े ड्रोन से दुश्मन पर हमले की प्रैक्टिस की। इस युद्धाभ्यास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टारगेटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, स्वदेशी अर्जुन और T-90 टैंक पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। इस अभ्यास का मकसद भविष्य के युद्ध में आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की तैयारी करना था। युद्धाभ्यास में तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त कार्रवाई, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन पर खास जोर दिया गया। हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में रोहतक के तत्कालीन एसपी नरेंद्र बिजारणिया को जांच में शामिल होने का नोटिस जारी होगा। पूरन कुमार के 8 पेज के सुसाइड में बिजारणिया का नाम बोल्ड अक्षरों में लिखा था। इस सुसाइड केस में गठित चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी 3 बंधुओं पर जांच कर रही है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल है कि रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में शराब कारोबारी प्रवीण बंसल की शिकायत पर 6 अक्टूबर को दर्ज एफआईआर कहीं किसी के प्रेशर में तो नहीं हुई। इस एफआईआर में पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। ये एफआईआर दर्ज होने के अगले ही दिन यानी 7 अक्टूबर को पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में सुसाइड कर लिया था। चंडीगढ़ एसआईटी से जुड़े एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अभी तक की जांच और प्रारंभिक पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि पूरन कुमार की मौत का कारण 8 पेज के सुसाइड नोट में बताई गई परिस्थितियों से मेल खा रहा है। जांच का उद्देश्य यह वेरीफाई करना है कि क्या रोहतक में दर्ज एफआईआर ने आईपीएस के सुसाइड के लिए तत्काल कारण का काम किया, क्या इसमें कोई सुनियोजित साजिश शामिल थी। रोहतक की एफआईआर से जुड़े 8 पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव को बातचीत के जरिए सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। दोनों देशों के अधिकारी शनिवार को तुर्की के इस्तांबुल में दूसरे दौरे की वार्ता करेंगे। इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी है। कतर की राजधानी दोहा में 19 अक्टूबर को हुए पहले दौर की चर्चा के बाद सीमा पर अस्थायी शांति स्थापित हुई थी। उस वार्ता की मेजबानी कतर और तुर्की ने संयुक्त रूप से की थी, जहां दोनों पक्ष आपसी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में फिर मुलाकात पर सहमत हुए थे। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने शुक्रवार को जारी बयान में इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी बैठक होगी। पाकिस्तान को उम्मीद है कि तुर्की की मेजबानी में होने वाली इस अगली बैठक में एक ठोस निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा, जो सीमा पर होने वाली घटनाओं की निगरानी और रोकथाम सुनिश्चित करेगा। दूसरी ओर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीह उल्ला मुजाहिद ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वार्ता की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि अफगान प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के उपमंत्री मौलवी रहमतुल्लाह नजीब करेंगे। मुजाहिद ने कहा, इस बैठक में पाकिस्तान के साथ बाकी सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। यह वार्ता तब हो रही है जब 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में भारी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने बार बार अफगान अधिकारियों से अपील की है कि वे पाकिस्तान में हमले करने वाले
तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के आतंकवादियों पर लगाम लगाए जो अफगान मिट्टी का दुरुपयोग कर रहे हैं। हालांकि इस प्रयास में पाकिस्तान को सीमित सफलता ही मिली है। बढ़ते अविश्वास ने 2611 किलोमीटर लंबी डुरंड लाइन पर हाल ही में कई झड़पें करा दी हैं। अफगानिस्तान आधिकारिक तौर पर डुरंड लाइन को मान्यता नहीं देता, जिससे सीमा विवाद और गहरा हो रहा है। गिर क्षेत्र के कई गांवों में मौसम में अचानक बदलाव दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वेरावल, सूत्रापाड़ा और प्राची के आसपास के इलाकों में बेमौसम बारिश होती दिखाई दे रही है। खंबा, घाटिया, प्राची, टिम्बी और काजली सहित कई गांवों में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस अचानक हुई बारिश से खेतों में खड़ी मूंगफली और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के मछुआरों को 5 दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक राज्य में छिटपुट स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है, जिसमें 27 अक्टूबर तक राज्य में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सौराष्ट्र के तट पर सिग्नल संख्या 3 लगा दिया गया है। पूर्व मध्य अरब सागर में एक अवदाब के सक्रिय होने के कारण आने वाले दिनों में राज्य में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही भावनगर जिले के घोघा के मछुआरों को भी चेतावनी दी गई है, क्योंकि हवा की गति भी तेज रहेगी। मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। भावनगर समेत सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का अनुमान है। हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। 25 अक्टूबर को सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का अनुमान है, जबकि 26 अक्टूबर को भरूच, सूरत, नवसारी, डांग, वलसाड़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, राजकोट और पोरबंदर में भारी बारिश का अनुमान है। तो ये थी अब तक की ताज़ा खबरें। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.